नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 हुए और हमेशा की तरह हम हाजिर हो गए खेल दुनिया की तमाम खबरों को समेटकर। वो खबरें जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आज आपके साथ स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। विजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार धर्मेंद्र। बैडमिंटन की दुनिया की अगर बात करें तो हाल के दिनों में हमारा उतना अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया ओपन में कम से कम इस बार शुरुआत तो अच्छी रही है। आज तो अच्छी खबरें आई हैं। जी, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर भी और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। एचएस प्रणय और पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। चेन्नई में विश्व कप स्क्वाश में जापान, मिस्र और मलेशिया ने अपने अपने मुकाबले जीते। भारत का मुकाबला जारी। इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भारत वानवातु को हराकर फाइनल में पहुंचा और भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। एचएस प्रणय और पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। एक रिपोर्ट सुनते हैं पहले। पुरुष सिंगल्स में प्रणय को जापान के केंता निशिमोतो से पहले दौर का मैच जीतने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मैच में ज्यादातर वक्त में हावी रहे 7वीं वरीयता प्राप्त प्रणय ने निशिमोतो को टिकने का मौका ही नहीं दिया। बेहतरीन सर्व और फील्ड गेम की बदौलत भारतीय खिलाड़ी ने 21-16, 21-14 से आसान जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु को पहले गेम में काफी पसीना बहाना पड़ा। मेजबान देश की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग पहला गेम जीतने के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन सिंधु ने अनुभव का फायदा उठाते हुए इसे 21-19 से जीत लिया। लेकिन दूसरे गेम में भारत की नंबर 1 महिला खिलाड़ी हावी रही और इसे आसानी से 21-15 से जीतकर अंतिम 16 में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की जीत भी आसान रही। फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव के खिलाफ भारतीय जोड़ी ने पहला गेम आसानी से 21-12 से जीत लिया। दूसरे गेम में भी जब भारतीय जोड़ी आगे थी तो घायल होने के कारण फ्रांस की जोड़ी ने मैदान छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसी वर्ग में एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला को हार मिली। महिला डबल्स में त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद को भी पराजय का सामना करना पड़ा। अब कल के श्रीकांत, लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत और आकर्षि कश्यप के पहले दौर के प्रदर्शन पर भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों की निगाहें रहेंगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। लोकपल्ली जी, ये टूर्नामेंट तो शुरुआत के लिहाज से अच्छा रहा है क्योंकि एचएस प्रणय और पीवी सिंधु दोनों अगले दौर में पहुंच गए। साथ ही साथ अगर हम डबल्स की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे जो जोड़ीदार हैं, शीर्ष जो जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की, उन्होंने अगले दौर में जगह बना ली। लेकिन हाल के दिनों पर अगर हम निगाह डालते हैं बैडमिंटन की दुनिया में, जो बड़े बड़े नाम थे भारतीय बैडमिंटन के, वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर हम पिछले कुछ सालों पर निगाह अगर डालते हैं तो कई सारे खिताब अपनी झोली में हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो सिलसिला कम होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? एक साइकिल था जी, अगर आपको ध्यान हो, जैसे सिंधु ने शुरुआत की थी तब साइना भी होती थी और फिर उसके बाद अगर आप देखें लक्ष्य ने अच्छा अपना एक प्रदर्शन किया है और थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। लक्ष्य जैसे खिलाड़ी 1-2 सीजन में आप देखेंगे कि बहुत आगे जाएंगे। और जहां तक खिताब का सवाल है, कई बार वो उम्मीद लगाते हैं, फाइनल में जाके हार जाते हैं हमारे खिलाड़ी लोग। पर ये सीजन सिंधु के लिए खास करके इसलिए मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कहा है बार बार कि पेरिस ओलंपिक्स उनका टारगेट है जी। और उसी हिसाब से वो तैयारी भी कर रही हैं, अपनी एनर्जी बचा के खेल रही हैं और कई सारी चीजें हैं वो ट्राई करेंगी। यंग नहीं है, जैसे 4 साल पहले जब उन्होंने धूम मचाई थी तो ऑब्वियसली बॉडी का वेयर एंड टेयर होता है, पर फिर भी वो उनकी लगन, मैं समझता हूँ एक जो आजकल के खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत डिसिप्लिन जो है सिंधु ने अपने गेम में लाया है और वही मैं लक्ष्य में देखता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही कि ओलंपिक को ध्यान में रखकर सिंधु इस समय ज्यादा अपने ऊपर जोर नहीं लगा रही हैं। आपको लगता है कि फिटनेस उनकी वैसी होगी जैसे 3 या 4 साल पहले हुआ करती थी, या जिस तरह की जो उनकी
मैदान पर जो मौजूदगी होती थी, फास्ट जो उनका रिदम होता था, वो कायम होगा? या आपको ये भी लगता है क्या कि अगर हम टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, अगर सिंधु के पास खिताब नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं एक मेंटल प्रेशर भी बन रहा होगा? ये सारी चीजें अगर सिंधु के साथ नहीं है तो कहीं परेशानी उनको ओलंपिक में भी हो सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं हो सकती। अगर आप फिटनेस आपकी बरकरार नहीं है तो आप हर लेवल पे आप स्ट्रगल करेंगे। ओलंपिक्स ही नहीं, ये जो टूर्नामेंट से खेल रही हैं ये अपने आप को आंक रही हैं जी, क्योंकि फिटनेस भी आंकेंगी, अपना फॉर्म भी बरकरार रखेंगी। कुछ एक उन्होंने कोशिश की है, एग्रेशन तो है ही है। अगर आप देखें साइना भी थी और सिंधु का भी जो एग्रेसिव शॉट्स वो खेलती हैं वो अपने आप में एक उनकी जगह है। पर सबसे बढ़िया खुद को आंकने के लिए सिंधु से बढ़िया कोई नहीं है। उनको पता है कि कितने पेस पे उनको खेलना है और कब जाके पीक फॉर्म उनको पहुंचना है। किदाम्बी श्रीकांत की बात करें, उनका भी प्रदर्शन वैसा अब दिखाई नहीं देता है जैसा कि एक दौर था, वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग पे वो पहुंच गए थे, वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन भी गिरा है। दूसरे अगर खिलाड़ियों की बात करते हैं तो वो सिलसिला नहीं दिखाई देता है। हालांकि कुछ जूनियर जो चेहरे हैं वो जरूर उभर कर सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर बड़े खिलाड़ी अगर कहें, जो नाम वाले खिलाड़ी हैं, वो थोड़ा सा फिसल रहे हैं कहीं न कहीं। हालांकि एक रणनीति हो सकती है ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जूनियर खिलाड़ियों की जो पौध है वो आपको कितना उम्मीद जगाती है? बहुत उम्मीद जगाती है धर्मेंद्र। अगर आप इन्हीं खिलाड़ियों का नाम लिख लीजिए और आज से 1 साल बाद इनको देखिएगा और 2 साल बाद इनके झोली में बहुत सारे खिताब होंगे। क्योंकि अगर आप देखें सरकार उनको बहुत प्रोत्साहन दे रही है, कोचिंग अव्वल दर्जे की मिल रही है, उनके खुद के इरादे बहुत बुलंद हैं। और अब चलते हैं एक और रैकेट गेम की तरफ। चेन्नई में विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप के पहले दिन पहले मैच में जापान ने दक्षिण अफ्रीका को पूल बी में 3-1 से हरा दिया। दूसरे मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया पर 4-0 से जीत दर्ज की। दिन का तीसरा मैच मलेशिया और कोलंबिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में मलेशिया ने 3-1 से जीत हासिल की। भारत का मुकाबला हांगकांग के साथ इस समय चल रहा है। और अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो जबरदस्त उत्साह चेन्नई में देखा जा रहा है। प्रशंसक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मुकाबलों को देखने के लिए, और उनके अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर इस बात की जो है गवाही दे रहा है कि टूर्नामेंट काफी सफल है। एक जो उत्साही खेल समर्थक हैं उनकी बातें सुनते हैं। My name is Shamal Mehta. I'm from Bangalore. I just happened to visit this mall and saw that World Cup Championship match is going on. I'm a squash player and enthusiast myself. That is, I got interested and want to watch this match. Yeah, this is the first match. They are still warming up the ball. So once they get started, I think it will be a great match. Actually, India really needs a lot of support for young sportsmen and people who want to choose sports as a career. So it's always great participation in India and whenever World Cup venues are in India. Especially when you conduct a match in a mall like this, it's great because a lot of people get exposure to what is squash and how players play, and they get interested in the game. Especially young minds and children when they visit, it's going to affect them. I think that helps in spreading the message of sports and helping people, kind of go outdoors or indoors and play. स्क्वाश में एक बड़े टूर्नामेंट का भारत में आयोजन, और निश्चित रूप से ये बड़ा मौका है भारत के लिए। स्क्वाश में भारत के बहुत चेहरे उभरते भी रहे हैं, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाना, आपको क्या लगता है कि इस खेल के लिए जो जागरूकता है, जो इस खेल के बारे में रुचि है, वो जगाने में कितना सफल रहेगा? बहुत सफल रहेगा। और जो महोदय की हमने भी बात सुनी, उन्होंने कहा एक चीज कि ये एक मॉल में खेला जा रहा है, तो वहां पे लोग देखने आएंगे। कई लोगों ने उनमें से शायद सुना भी नहीं होगा स्क्वॉश के बारे में, पहली बार देखेंगे। लेकिन चेन्नई में पहले से स्क्वॉश को बड़े सपोर्टर्स मिले हैं। खास करके अगर आप देखें, फेडरेशन ने वहां पे बहुत प्रोत्साहन दिया स्क्वॉश को। और भारत का इतिहास में भी अगर आप देखें, कुछ खिलाड़ी अच्छे आए हैं। इससे प्रोत्साहन तो मिलेगा और बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ऐसे खेलों का आयोजन नहीं करेंगे, आपको नए खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी नहीं मिलेंगे आप। जी बिल्कुल। और इस तरह के आयोजन से कहीं न कहीं जो खेल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है भारत में, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी काफी मदद मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। और दिल्ली में भी अगर आप देखें, नेशनल स्टेडियम में वहां पे भी एक सेंटर है स्क्वॉश के लिए, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है।
और अब बात फुटबॉल की। भारत की फुटबॉल टीम इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में पहुंच गई है। कल उसने अपने दूसरे मुकाबले में वनुआतु को 1-0 से शिकस्त दी। लीग में भारत का अंतिम मैच बृहस्पतिवार को लेबनान से होगा। एक रिपोर्ट सुनते हैं। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय फुटबॉल टीम ने वनुआतु के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि गोल अंतर इस बात का इशारा नहीं करता, लेकिन सच यही है कि भुवनेश्वर में हुए मुकाबले में मेजबान टीम का दबदबा रहा। करिश्माई खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री एक बार फिर भारत के लिए अहम भूमिका में रहे और उन्हीं के गोल के दम पर टीम एक मैच बाकी रहते खिताबी दौर में पहुंच गई। भारत के तीखे आक्रमण के सामने वर्ल्ड रैंकिंग में 164वें स्थान पर काबिज वनुआतु के डिफेंस ने मैच की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सुनील छेत्री ने मैच के 81वें मिनट में सुभाशीष बोस के द्वारा बॉक्स की ओर भेजी गई गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया और अपनी टीम को निर्णायक बढ़त दिला दी। इस गोल के साथ सुनील छेत्री दुनिया के एक्टिव खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत ने इससे पहले अपने शुरुआती मैच में मंगोलिया को 2-0 से हराया था। भारत 2 मैचों में 6 अंक के साथ अंक तालिका में टॉप पर है। इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में 101वें नंबर पर काबिज भारतीय टीम अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में लेबनान का सामना करेगी। मेजबान टीम जिस तरह प्रदर्शन कर रही है, उससे न सिर्फ अंतिम मैच में जीत की संभावना बेहतर दिखाई दे रही है, बल्कि खिताब भी पहुंच में दिख रहा है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। लोकपाल जी, भारत फाइनल में तो पहुंच गया है, लेकिन कल का जो मैच रहा, जितनी पकड़ भारत की थी, गोल अंतर उस बात की तरफ इशारा नहीं करता। क्या वजह मानते हैं आप कि मैच पर दबदबा बनाए रखने के बावजूद स्कोर लाइन जो है वो 1-0 का ही रहा? हाँ धर्मेंद्र, अगर आप देखें लाइनअप, पहले मैच से इस मैच के लिए 9 चेंजेस किए, बदलाव किए कोच ने। हाँ, छेत्री और झिंगन डिफेंस में, ये 2 पिछले मैच के थे, वरना नए खिलाड़ी वो ट्राई कर रहे हैं। तो और ये टूर्नामेंट भी इसीलिए है कि आप नए चेहरे खोजें, और जो आपका मोटिव था वो तो हो ही गया, आप फाइनल में पहुंच गए। इससे फायदा इस तरह के टूर्नामेंट से कितना मिल सकता है? सबसे पहले तो एक्सपीरियंस मिलता है बच्चों को। टूर्नामेंट खेलने का एक अलग ही कैंप करा के, आप जरूरी नहीं कि आप सीखते हैं, जितना आप मैच खेल के सीखेंगे वो जरूरी नहीं है आप कैंप में सीखेंगे। बिल्कुल। फुटबॉल से ही जुड़ी एक और खबर। कोरोऊ सिंह को बैंकॉक में होने वाले एएफसी अंडर-17 एशियाई कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। 16 वर्ष के सिंह ने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप और एएफसी अंडर-17 एशियाई कप क्वालिफायर में गोल किए। भारतीय अंडर-17 टीम इस समय थाईलैंड में अभ्यास कर रही है और 14 जून को बैंकॉक जाएगी। एएफसी अंडर-17 एशियाई कप में उसे वियतनाम से 17 जून, उज्बेकिस्तान से 20 जून और जापान से 23 जून को मैच खेलना है। क्रिकेट की तरफ चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच डोमिनिका में 12 जुलाई से खेला जाएगा। इसके साथ ही भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। दूसरा टेस्ट 20 जुलाई से त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की श्रृंखला की शुरुआत 27 जुलाई से होगी। इसके बाद 3 अगस्त से 5 T20 मैच की श्रृंखला होगी। इस श्रृंखला के अंतिम 2 मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। उधर मांगकॉक में भारत की अंडर-23 महिला टीम ने 2020 इमर्जिंग एशिया कप में मेजबान हांगकांग की टीम को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग की टीम सिर्फ 34 रन बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 5 ओवर और 2 गेंद में 1 विकेट पर 38 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने अपनी हाल की बैठक में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS के तहत एथलीट मीराबाई चानू और बिंदिया रानी देवी के अमेरिका के सेंट लुइस में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता खिलाड़ी सेंट लुइस के स्कॉट विश्वविद्यालय में डॉक्टर एरोन हार्शिंग के तहत प्रशिक्षण लेंगे और आगामी एशियाई खेलों से पहले अपने पुनर्वास और शक्ति प्रशिक्षण प्रक्रिया पर काम करेंगे। अपने 65 दिवसीय विदेशी प्रशिक्षण शिविर के दौरान मीराबाई और बिंदिया रानी की जोड़ी के साथ भारत के मुख्य कोच विजय शर्मा और उनके फिजियोथेरेपिस्ट तस्नीम जायद भी होंगे। सरकार उनकी हवाई यात्रा खर्च, रहने खाने का खर्च, चिकित्सा बीमा, स्थानीय परिवहन लागत, जिम खर्च और डॉक्टर के परामर्श लागत सहित अन्य खर्चे का वहन करेगी। अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। विजय जी, स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद धर्मेंद्र। दोस्तों, कल फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।